बिस्म रब्बे शुहदा गरूबे इश्क शहीद इब्राहिम हिम्मत की दास्ताने ज़िंदगी। शहीद हज हिम्मत ने फरमाया, मेरा पैगाम सिर्फ इतना है कि गैबत इमाम अलैहिस्सलाम में वली फ़क़ी के मोती रहें। ज़िंदगी में आयमा से तवस्सल। शहीद इब्राहिम बार बार रिश्ते के लिए एक जगह रिश्ता मांगने गए, पर जब नहीं मिलता था तो शहीद ने 40 दिन दुआए तवस्सल पढ़ी और फिर शहीद का रिश्ता तय हो गया। एपिसोड 1 दास्तान का आगाज किया जाता है। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, कमरे में एक निगाह दौड़ाई, देखा एक छोटा सा कमरा है। कमरे की दीवार से टेक लगाए कुछ खवातीन स्याह चादर ओढ़े बैठी हैं और वो उनमें से किसी को नहीं पहचानती। अचानक उसकी निगाह कमरे में कोने में बैठे एक जवान पर पड़ी। वो एकदम जम गई क्योंकि चादर पहने हुए नहीं थी। हिम्मत साहब, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवान को यह सवाल बहुत बुरा लगा। पेशानी पर बल डालकर नागवारी से कहा, कितनी दफा कहूं, मेरा नाम हिम्मत नहीं है, मैं अब्दुल हुसैन जैद हूं। ये कोई 10वीं या 11वीं बार था जो वो ये ख्वाब देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो ये ख्वाब बार बार क्यों देख रही है। और सबसे ज्यादा परेशानी की बात ये थी कि सब लड़कियां कमरे में बाहिजाब होती थी और वो बेहिजाब। ओ मेरे खुदाया, इस ख्वाब से मेरी जान छुड़ा। मैं क्यों अपने आप को उस लड़के के सामने बेहिजाब देखती हूँ? मुझे तो इस बंदे खुदा से कुछ लेना देना नहीं है और ना ही मैं इसे अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे तो यहाँ पहले से मौजूद रजाकार लड़कियों ने यही बताया है कि इंतहाई संजीदा लड़का है, मुस्कुराकर देखना तक पसंद नहीं करता, इंतहाई साथ लहजे में बात करता है, आड़ी मांग निकाल कर बाल चपका कर बनाता है, आंखें और कंधे झुका कर चलता है। चलने के दौरान इसका सर इतना झुका होता है कि ऐसा लगता है पूरा असा निकल गया हो। इतने भोंगे से लड़के को वो बार बार ख्वाब में क्यों देख रही थी? बकौल वहां मौजूद लड़कियों के इस बेचारे पर तो किसी का भी दिल नहीं आएगा। इसकी नकाहत बड़ी शक्ल देखकर दिल करता है हॉस्पिटल में एडमिट करा दें। वो यही सब सोचती रही, फिर सर को झटक कर खुद से बोली, मुझे क्या, मैं तो यहाँ रजाकार टीम के साथ आई हूँ। कुछ दिन यहाँ रहूंगी, फिर कहीं और शिफ्ट हो जाऊंगी और शहादत मेरी दिली आरजू है। मैं इस आरजू को लिए इस शहर में आई इसलिए हूं कि यहाँ इस वक्त शहीद होने के चांस ज्यादा हैं और मुझे तो कुछ दिन बाद शहीद हो जाना है बस। इन दिनों यीला अपने ऊपर बड़ा फख्र था उसको कि इस्लामी इनकलाब के हामियों में से है। यीला जब रजाकार टीम के साथ असफहान से कुर्दिस्तान के लिए चली है तो दुराने सफर एक छोटा कुरान पाक मुस्तकिल इसके हमरा था। यीला कुछ कुछ देर बाद कुरान पाक खोलती और कुछ आयात की तलावत कर लेती। वो असफहान से पूरे यकीन के साथ निकली थी कि बस ये उसका ये सफर कुर्दिस्तान नहीं बल्कि सफर आखिरत है। कुर्दिस्तान के नजदीक पहुंचकर ग्रुप लीडर्स ने सब लड़कियों से बार बार पूछना चाहा कि उनकी ड्यूटी किन इलाकों में लगाई जाए। जब यीला से पूछने की बारी आई तो यीला, जो अपने आप को शहीद फर्ज कर चुकी थी, दिल में सोचकर कहा, एक शहीद की शान के मुताबिक ये सही नहीं है कि शहीद से पूछा जाए कि आपको किस इलाके में शहीद होना है। इसलिए रीला ने इंतहाई इनकिसारी से जवाब दिया, मेरी ड्यूटी ऐसे इलाके में लगाएं जहां जाने के लिए बहुत कम अफराद ने हामी भरी हो और वहां शहीद होने के मौके ज्यादा हों। ग्रुप लीडर्स ने हैरानी से हीला की तरफ देखा और कुछ लम्हे के बाद कहा, क्या आपको अपनी बात पर इत्मीनान है? इस वक्त कुर्दिस्तान में शहर पाओ की सूरत हाल बहुत खतरनाक है। हम वहां सिर्फ इन खवातीन को लेकर जाते हैं जिन्होंने नर्सिंग के साथ साथ छापामार ट्रेनिंग भी ली हो। इस तरह यीला 5-6 और लड़कियों के साथ शहर पाओ आ गई। शहर पावे पहुंचकर यीला को पता चला कि यहाँ ठहरना हर किसी के बस की बात नहीं है, खसूसन लड़कियों या खवातीन के लिए। शहर सनर्ज में कोमला ग्रुप के कत्लो गारत का बाजार अभी गर्म था और शहर पाओ को शहीद जमरान ने कुछ दिन पहले ही आजाद कराया था।
कोमला ग्रुप कुर्दिस्तान में एक डेमोक्रेट पार्टी थी जो इस्लामी इनकलाब के सख्त मुखालिफ थी और अब भी मौजूद है। इस्लामी इनकलाब की कामयाबी के बाद इनके सरगर्दा और सरकूब अफराद यूरोप भाग गए थे और वहां से अब भी वक्तन फवक्तन अपनी सरगर्मियां दिखाते रहते हैं। शहर पाओक को कोमला ग्रुप के कब्जे में था, जिसे शहीद चमरान की क़यादत में आज़ाद करा लिया गया था। कोमला ग्रुप के अफराद इनकलाब के हामियों खासकर पासदारान को पकड़ कर ले जाते थे और इनका सर कलम कर देते थे। कुर्दिस्तान ईरान का एक बहुत वसी सूबा है जहां अक्सरियत अहले सुन्नत की है। अभी हीला और इसके साथ की लड़कियां बिल्डिंग में दाखिल हुई थी कि पाओ में मौजूद सिपाह के कमांडर का मैसेज मिला कि फौरन सब मीटिंग रूम में पहुंच जाएं। इंतहाई अहम मीटिंग है। थकन से सबका बुरा हाल था और भूख से आंतें कुलहुल्ला पड़ रही थी, मगर आराम का टाइम नहीं था। 15 घंटे बस में बैठ के रहना और इसके बाद किसमें हिम्मत थी कि फौरन ही जलसा अटेंड कर ले। बहरहाल सब जैसे तैसे करते गिरते पड़ते मीटिंग रूम में पहुंच गए और इधर उधर ढिलक गए। जो रजाकार खवातीन वहां पहले से मौजूद थी, उन्होंने जब सबको इधर उधर ढिलकते देखा तो कहा, आप लोग यकीनन बहुत थके हुए हैं और भूखे भी हैं, मगर ये बहुत अहम मीटिंग है, यहाँ एक एक सेकंड कीमती है। बरादर हिम्मत के तशरीफ लाने से पहले आप सब तरतीब से बैठ जाएं और एक बात का ख्याल रखिएगा, जिस वक्त वो गुफ्तगू कर रहे हों दरमियान में कोई सवाल नहीं करना है और ना ही मीटिंग के दरमियान से उठकर जाना है। बरादर हिम्मत को बदनज़मी बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदा खैर करे, बड़ा बदमिजाज और अकड़ों से लगते हैं। यीला ने अपने पास बैठी लड़की के कान में सरगोशी की। कुछ मिनट के बाद दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ और साथ ही एक जवान सर झुकाए कमरे में दाखिल हुआ। इस जवान ने सपा का ड्रेस नहीं पहना हुआ था, बल्कि 4 हाने वाली फुल आस्तीनें और बंद गले की शर्ट पहनी हुई थी। जेब पर इमाम हुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर लगाई हुई थी। पैरों में प्लास्टिक की इंतहाई पुरानी चप्पल थी। नहायत कमजोर जिस्म, आंखों में हल्के और थकन, दाढ़ी हद से ज्यादा बड़ी हुई। यीला ने सर से पैर तक इस जवान को देखा और दोबारा बराबर वाली लड़की के कान में सरगोशी की। ये है हमारे कमांडर। ये तो लग रहा है जैसे कई वक्त से फाके से हैं और सहज बीमार भी। इसे किसने कमांडर बना दिया? मैंने तो सुना था कुर्दिस्तान के जवान बड़े कवि हैकल और हुबरू होते हैं। कुर्दी जवान भी इस हुलिये के होते हैं। वाह क्या बात है। लड़की ने जो कुछ दिन पहले यहाँ आई थी, यीला की बात सुनकर कहा, बरादर हिम्मत असफहानी है, कुर्दी नहीं है। मैं असफहान यूनिवर्सिटी में बरादर हिम्मत की क्लास फेलो रह चुकी हूँ। बरादर हिम्मत पाओ में सपा की ताल्लुकाते आमा के अफसर हैं। यीला को ये मालूमात मिली तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। इसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये नहीफो नज़ा सा लड़का इतनी बड़ी पोस्ट पर होगा। बरादर हिम्मत ने गले को खनकारा और गुफ्तगू का आगाज किया। गुफ्तगू का महवर ये था कि शहरों पाओ में अक्सरियत अहले सुन्नत की है। इमाम हुमैनी ने दस्तूर दिया है कि हमें हर हाल में सुन्नी शियों के दरमियान वहदत को बरकरार रखना है और फिलहाल हजरत अली अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक यहाँ कोई बात नहीं करनी। फिलहाल इनकलाब के मजबूत हो जाने तक हमें मसलहत से काम लेना है। अभी बरादर हिम्मत की गुफ्तगू जारी थी कि कमरे के दरवाजे पर हल्का सा खटका हुआ। एक मौलवी साहब जो ज़ाहिरी हुलिये से सुन्नी लग रहे थे, कमरे में दाखिल हुए। बरादर हिम्मत ने उठकर उनका इस्तकबाल किया और इशारे से बाकी सबको भी इनकी ताज़ीम के लिए उठने को कहा। फिर बड़े एहतराम से उन्हें अपने बराबर में जगह दी और इनका तारुफ इस तरह करवाया कि ये ताल्लुकाते आमा के हवाले से हमारे साथ तामुन करते हैं और यहाँ अहले सुन्नत के मस्जिद के इमाम मस्जिद हैं। बरादर हिम्मत क्या क्या गुफ्तगू करते रहे और इन मौलाना के साथ प्रोग्राम तरतीब देते रहे। हीला को कुछ सुनाई नहीं दिया। इसके दिमाग की सुई तो बरादर हिम्मत की इस जुमले पर अटक गई थी कि हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ भी नहीं कहना। हीला किसी बात को इतनी देर बुलाना
کہاں برداشت کرتی تھی، بلاہر بول پڑی، واہ یہ کیا بات ہوئی، ہم مولا کے چاہنے کا اظہار نہ کریں؟ برادر ہمت یہ کس مسلط کی بات کرتے ہیں؟ یلا ان اہل سنت عالم کو نظر انداز کر کے بحث کرنا شروع ہو گئی۔ میٹنگ روم میں ایک دم چیم گوئیاں شروع ہو گئی۔ سب حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھنے لگے جو آج ہی پہنچی تھی اور یہاں کے حالات سے بے خبر بحث کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ لڑکیاں تو اس کی اس جرت پر دل ہی دل میں داد دے رہی تھی۔ یلا اسی بات پر اڑی ہوئی تھی کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں اور اس بات کا اظہار بھی کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور تو اور اس بات کے اسبات میں زوردار آواز میں یا علی کا نعرہ لگا دیا۔ وہ مولوی صاحب غصے میں اٹھ کر چلے گئے۔ برادر ہمت بھی انتہائی غصے میں اٹھے اور بلند آواز میں کہا، محترمہ، کیا میں آپ کو اتنی دیر سے کہانیاں سنا رہا تھا؟ یہ میٹنگ روم ہمارے نقصان میں تمام ہوئی ہے۔ اگر آپ کو یہاں رہ کر کام کرنا ہے تو جذباتی نہ بنے، حالات کو سمجھیں۔ آپ کو یہاں رہ کر ہماری ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ آئندہ میں یہ بچکانہ حرکت برداشت نہیں کروں گا۔ یلا نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرے میں موجود تمام افراد یلا کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ صورتحال کچھ ایسی بن گئی تھی کہ یلا کو بڑی جنب چڑھی۔ یہ تو بڑے بدمزاج ہیں، بعد میں تذکرہ دے دیتے، سب کے سامنے جاڑ پلا دی۔ چادر سنبھالی، وہ بھی جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی اور بھاگ کر کمرے سے نکل آئی۔ یلا سے یہ توہین ہرگز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس لمحے یلا نے شدت سے آرزو کی تھی کہ واپس اصفہان چلی جائے یا اسے کہیں اور بھیج دیا جائے تاکہ پھر اس جوان سے اس کا ہرگز واسطہ نہ پڑے۔ یلا کے والد کا فوج سے تعلق تھا، لہذا ازدواجی زندگی میں بھی فوجی انسان تھے۔ وہ انتہائی اصول پسند تھے اور شاہ کے حمایتیوں میں سے تھے، اور ان میں اور یلا میں اکثر اس مسئلے کو لے کر بحث رہتی تھی۔ اپنے والد کی سخت مخالفت کے باوجود یلا انقلابی سرگرمیوں میں پیش رہتی تھی۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ ہر مظاہرے میں شرکت کرتی۔ یلا کے والد اس کی ان سرگرمیوں سے سخت خائف تھے۔ وہ کہتے، تم کو یونیورسٹی تعلیم حاصل کرنے بھیجا ہے یا ملک میں ہنگامے کروانے؟ لڑکیوں کو ان سب سیاسی معاملوں سے کیا مطلب ہے؟ یلا کے والد اسے خبردار کرتے رہتے تھے، مگر یلا کو ان سب باتوں کی پرواہ نہ تھی۔ بلاہر آزادی کے متوالوں کی محنتیں رنگ لائیں اور اسلامی انقلاب ہزاروں قربانیوں کے بعد امام خمینی رحمت اللہ کی قیادت میں کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ یلا بھی باقی سب کی طرح بہت خوش و مسرور تھی۔ ان دنوں وہ اصفہان یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ ابھی اسلامی انقلابی کی کامیابی کے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ پڑوسی ملک عراق کی اس دور کے صدر صدام کو ایران کے ان صوبوں کو ہڑپ کرنے کی سوجی جہاں عربی بولی جاتی تھی، جیسے خوزستان، ایران جو اس وقت اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد فی الحال ایسے ننھے منھے بچے کی مانند تھا جس نے نئی نئی گھٹنیاں چلنا سیکھا ہو، جسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کا ٹائم لگے۔ ایسے میں ایک طرف تو لالچ میں آ کر صدام نے خوزستان پر یلغار کی، دوسری طرف ایران کے ایک بہت بڑے صوبے کردستان کی کرد ڈیموکریٹ پارٹی نے شورش کر دی اور وہاں شیعوں اور پاسداروں کے سر قلم کرنے شروع کر دیے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ صدام کی بعض پارٹی سے جا ملے اور پاسدار اور جنگی نقشوں کی خبریں انہیں پہنچانی شروع کر دی۔ وہ بھی یہی خواب دیکھ رہے تھے کہ خوزستان صدام کے ہاتھ میں چلا جائے گا اور کردستان کو کردی اپنے ہاتھ میں لے کر ایک الگ ریاست بنا لیں گے جہاں سنیوں کی حکومت ہوگی۔ یونیورسٹی میں جب جنگی علاقوں میں امدادی ٹیم لے جانے کے لیے نام لکھے جانے لگے تو یلا نے بھی اپنا نام لکھوا دیا۔ یلا کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی قسمت کا فیصلہ اس جنگ سے جڑا ہوا ہے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے اس سفر میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر پہلے دن میٹنگ میں جو واقعہ پیش آیا، یلا کو بے حد بے عزتی محسوس ہوئی۔ یلا کو یقین ہو گیا تھا کہ بس اس کی مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ گوریلا ٹریننگ کی بھی کلاسز لینی ہے۔ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ مختلف کلاسز اور بھی شروع ہوئیں۔ یلا ان کلاسز میں مصروف ہو گئی، مگر وہ میٹنگ والے واقعے کو بھول ہی نہیں پائی تھی۔
पहली बरहुद में ही वो इस कमांडर से ऐसी चिढ़ी कि इसकी पूरी कोशिश होती कि उनसे इनका सामना ना हो। ट्रेनिंग के दौरान भी वो अगर कहीं दिखाई दे जाते तो हीला बिल्कुल अनजान बन जाती। अगरचे मीटिंग में जो वाकया पेश आया था वहां मौजूद सब अफराद हीला को ही कसूरवार समझते थे, मगर हीला खुद ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी साथी लड़कियों से यही कहती कि मैं तो उसे कमांडर मानती ही नहीं, इंतहाई मगरूर और बददिमाग लड़का है। देखा नहीं कितने सहज लहजे में हमसे बात करता है, कितनी सख्ती करता है, कमरे की खिड़की से झांकने तक की इजाजत नहीं है। और मुझसे तो उसको अल्लाह वास्ते का बैर हो गया है, फौरन डांट देता है। मैं तो दुआ कर रही हूँ जल्दी से ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए और मेरी ड्यूटी कहीं और लग जाए, जान छूटे मेरी इससे। अलबत्ता कुछ दिनों बाद ही हीला ये तो समझ गई थी कि इतनी सख्ती और हिफाजत की क्या वजह है। यहाँ मौत हर वक्त उनके सामने रक्सा थी। एक तरफ तो मुनाफिकीन और कोमले ग्रुप के अफराद से वास्ता था, दूसरी तरफ सद्दाम की जानिब से की जाने वाली बमबारी। मगर बात कुछ यूं थी कि बरादर हिम्मत हर एक के विर्दे जुबां था। हीला को अब समझ आने लगी थी कि वाकई बरादर हिम्मत की शख्सियत के कुछ ऐसे मुनफरद पहलू हैं जो यहाँ मौजूद किसी और में नहीं हैं। अगर वो वहाँ मौजूद लड़कियों के मामले में इतनी सख्ती करता है या उनसे नजर झुकाकर बात करता है तो ये उसका मगरूर होना नहीं बल्कि इसकी गैरत और शराफत है। जब खाने का टाइम होता तो बरादर हिम्मत का हुक्म था कि पहली खवातीन में खाना पहुंचाया जाए, और जब भी ऐसा होता कि बरादर हिम्मत को मिशन पर जाना पड़ जाता तो इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता था। इस वक्त यहाँ जितनी भी लड़कियां ठहरी हुई थी, बरादर हिम्मत इन सब के लिए शिद्दत से जिम्मेदारी का एहसास था। अगर किसी लड़की को कोई पैगाम देना होता तो बिल्डिंग के दरवाजे पर ही बुलाकर कह जाते, हरगिज बिल्डिंग में न आते। बाकी लड़कों को भी यही ताकीद करते। एक बार ऐसा हुआ कि हीला के साथ की तमाम लड़कियों की मुख्तलिफ मकामात पर ड्यूटियां लग गईं। हीला पूरी बिल्डिंग में अकेली रह गई। हीला को लड़कियां यही बता के गई थी कि कुछ दिन पहले जो लड़कियां गई थी वो आज वापस आ जाएंगी। 3 दिन गुजर गए, ना वो लड़कियां वापस आईं और ना ही लड़कों की बिल्डिंग में से किसी ने पलटकर खबर ली। तीसरे दिन तो हीला का भूख से बुरा हाल हो चुका था। कमरे में मौजूद खुश्क रोटी के टुकड़े भी निकालकर खा चुकी थी। या अल्लाह, कितने बेइंसाफ लोग हैं, किसी एक ने भी आकर खबर नहीं ली। बरादर हिम्मत को तो देखो, उन्होंने भी पलटकर खबर नहीं ली। मैं 3 दिन से यहाँ बंद पड़ी हूँ। अगर उस दिन मीटिंग में उनसे मेरी बहस ना होती तो वो यकीनन मुझे किसी के हवाले करके जाते। उफ, कितना कीना रखते हैं ये। जब तक पैरों में गिरकर माफी न मंगवा ले सुकून नहीं मिलेगा। हीला आंखों में आंसू लिए न जाने क्या क्या सोचती रही। इसे बरादर हिम्मत पर शदीद गुस्सा आ रहा था। लड़कियों की इमदादी टीम जो पहले गई थी वो चौथे दिन वापस आ गई। हीला, जिसका भूख और गुस्से से बुरा हाल था, लड़कियों को देखते ही हीला ने उनसे लिपट कर रोना शुरू कर दिया। आंसू उमड़ उमड़ कर आ रहे थे। जब बात बरादर हिम्मत तक पहुंची तो पता चला कि बरादर हिम्मत यहाँ थे ही नहीं। वो काफी दिन पहले ही चले गए थे और उन्हें ये पता ही नहीं था कि हीला तबीयत खराब होने की वजह से नहीं गई है। और लड़कों की इमारत में भी कोई नहीं था, सबकी ड्यूटियां लगी हुई थी। बहरहाल बरादर हिम्मत ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया, मगर साथ ही हीला को बुलाकर एक बार फिर जाट पला दी। मोहतरमा, आपको पहले इत्तला देनी चाहिए थी। अगर आप इसी तरह अपनी मर्जी दिखाती रही तो मुझे आपको वापस भेजना पड़ेगा। आपने अभी तक यहाँ के हालात को संजीदा नहीं लिया। हीला मुंह बनाती हुई वहां से उठकर अपने रूम में आ गई और आते ही अपनी रूममेट से बोली, देखा, अपनी गलती तो मानते ही नहीं, उल्टा जोर कतवाल को डांटे, उल्टा मुझे ही झाड़ पिला दी। न जाने किसने इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। मुझे तो लगता है सिफारिश पर आए हैं। हीला एक मजबूत इरादे की मालिक लड़की थी और इंतहाई निडर भी थी। बिला खौफ व खतर सबसे खतरनाक जगहों पर अपनी ड्यूटी लगवाती थी। इसीलिए बरादर हिम्मत को इस पर बहुत ही इत्मीनान था और इसकी दलेरी पर कुछ परेशानी भी थी। वो हर बार मिशन से वापसी पर जी भरकर रोती कि आज भी शहादत का जाम उसे नहीं मिला।
ایک بار ایسا ہوا کہ یلا کچھ دن بعد جب مشن سے واپس آئی تو دیکھا اس کے روم میں 2 نئی لڑکیاں موجود ہیں اور اس کی پرانی روم میٹ جا چکی ہے۔ یلا نے سر سے پیر تک ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا جو بالکل چپ چاپ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ دونوں کی عمر 16 سال کے قریب تھی، مگر سب سے عجیب بات یہ تھی کہ دونوں لڑکیاں خوب زیور میں لدی پھدی تھیں۔ انتہائی مہنگا ویڈیو کیمرہ ان کے ہاتھ میں تھا، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ ان کا بیگ شاہ کے نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ یلا نے ان سے کچھ سوالات کیے، کہاں سے آئی ہیں، کس گروپ کی ہیں، مگر لڑکیوں نے گول مول جواب دیے۔ یلا کو وہ مشکوک لگی۔ یلا ان سے مزید کچھ پوچھے بغیر جا کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، بظاہر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی، لیکن ان لڑکیوں کی حقارات و سکنات کو کنٹرول کرتی رہی۔ اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات گردش کر رہے تھے۔ اگر یہ کوملا گروپ کی ہوئی تو چپکے سے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ میرا سر کاٹ کر لے جائیں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ چل یلا کلمہ پڑھ لے، بلاہر تو بھی شہیدوں کی لسٹ میں آ گئی۔ ابھی یلا خیالات کے تانے بانے بنا رہی تھی کہ ان میں سے ایک لڑکی نے بیگ میں سے کچھ نکالنے کے لیے اپنی بیگ کی زپ کھولی۔